जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं रवि सिंह हाईटेक कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का हमारा सब्जेक्ट है सोशल साइंस, जिसमें हम चैप्टर फर्स्ट शुरू करने वाले हैं, भारत की विरासत, जिसका मतलब होता है हेरिटेज ऑफ इंडिया। इस चैप्टर के बारे में हम पूरा डिस्क्रिप्शन लेंगे और उसके बाद की हम जानकारी शुरू करते हैं। चलो तो शुरू करते हैं। भारत की विरासत, जिसका मतलब होता है हेरिटेज ऑफ इंडिया। सबसे पहले तो ये समझो, भारत एक ऐसा देश है जो प्रायद्वीपीय देश कहलाता है। प्रायद्वीपीय देश का मतलब होता है तीन तरफ से समुद्रों से घिरा हुआ और एक तरफ से पर्वतों से घिरा हुआ। तो उत्तर की दिशा में भारत पर्वत से घिरा हुआ है, दक्षिण पूर्व और पश्चिम की दिशा से भारत जो है समुद्र से घिरा हुआ है। आप दक्षिण की ओर देखेंगे तो हिंद महासागर, पूर्व की ओर देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी और पश्चिम की ओर देखोगे तो पैसिफिक महासागर या प्रशांत महासागर। इस तरह से ये अलग अलग सागरों से घिरा हुआ है हमारा देश, और एक तरफ हिमालय के पर्वतों से घिरा हुआ है। इसीलिए हम भारत देश जो है विविधताओं से भरा हुआ देश है, और इस धरती का एक मात्र ऐसा देश जो विभिन्न प्रकार की भाषा, विभिन्न प्रकार के जाति, धर्म, अलग अलग संस्कृति से जुड़ा हुआ एक देश है, जहां पर सर्वधर्म समभाव की भावनाएं अपनाई जाती है। हम भारत की विरासत की बात कर रहे हैं तो भारत की विरासत यानी हेरिटेज ऑफ इंडिया जो है बहुत ही प्राचीन है और बहुत ही एंशिएंट है। और उसको समझने के लिए इस चैप्टर में सारी बातें की गई है, हमें क्या क्या समझना है। हे कमोन, यहाँ पर एक श्लोक लिखा है जिसको आप देख सकते हैं। उत्तरम समुद्रस्य हिमाद्रश्च दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारत यत्र संतति। फिर से इसको मैं रिपीट करता हूँ। उत्तरम समुद्रस्य हिमाद्रश्च दक्षिणम वर्षम तद भारत नाम भारत यत्र संतति। जिसका मतलब होता है कि उत्तर में हिमालय पर्वत से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी, जो समुद्र का घिरा हुआ एरिया है, वहां तक ये पूरा का पूरा जो एरिया है, वर्षम तक भारतम नाम भारतीय संतत। भारत में रहने वाले लोगों को भारतीय बोलते हैं और वो भारत के गुणगान करते हैं। और इसके अर्थ को और अच्छे तरीके से समझाया जाए तो जब भी कोई शुभ काम होता है, पूजा पाठ होता है, तो बोलते हैं ना, इति भारतवर्षम भारत खंड भारतवर्षे यत्र तमामि नमामि नमे। इस तरह से जो मंत्र बोलते हैं, वो मंत्र में पूरे भारत के विस्तार को मेंशन किया जाता है। तो ये भारत की संस्कृति का इतना महत्व है, जो आज के समय में भी जब भी कोई कथा होता है, पूजा पाठ होती है, तो इस सारे चीजों का यूज किया जाता है। आगे चलते हैं। भारत की विरासत जो है बहुत ही सांस्कृतिक रही है, और भारत की संस्कृति की जो विरासत है दो प्रकार की होती है, जिसको हम आगे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। हे कमोन, ध्यान देते रहिएगा। एक भी टॉपिक अगर आप लोगों ने मिस किया, तो एक भी पॉइंट मिस किया, तो आप लोगों के शायद समझ में ना आए। मैं पहला शुरू करता हूं, भारत का स्थान और विस्तार। भारत के स्थान और विस्तार की बात करूं तो भारत कहां पर सिचुएटेड है। पूरे दुनिया के मैप को अगर एक सादे पन्ने पर खोल के रख दिया जाए, पूरे दुनिया के मैप को एक सादे पन्ने पर खोल के रख दिया जाए, तो भारत जो है एशिया के बीचों बीच दक्षिण के दिशा में, एशिया महाद्वीप के बीचों बीच दक्षिण के दिशा में भारत जो है व्यवस्थित है, सबसे नीचे की ओर, जो तीन तरफ से समुद्रों से घिरा हुआ है। वो इसका स्थान का बात कर लिया। विस्तार की दृष्टि से देखा जाए तो भारत विस्तार की दृष्टि से दुनिया में 7वें नंबर का सबसे बड़ा देश माना जाता है, या दुनिया में 7वें नंबर का सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो भारत जो है दुनिया में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा देश है। ये बात हमने कंप्लीट कर ली। इसके बाद आते हैं वैविध्यपूर्ण विरासत के बारे में। भारत की विरासत बहुत ही विविधताओं से भरी है। विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं, विभिन्न प्रकार के धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, सिखिज्म, इतने सारे धर्मों का पालन होता है। विभिन्न प्रकार के प्रांत हैं, विभिन्न प्रकार की बोली बोली जाती है, विभिन्न प्रकार की कलाएं हैं, विभिन्न प्रकार की प्राचीनतम संस्कृति है। इतनी सारी विविधता होने के बावजूद भी भारत का एक मूल मंत्र है अनेकता में एकता। इतने सारे विविधता होने के बावजूद भी भारत एकता वाला देश है। यूनिटी इज इंपोर्टेंट। तो भारत एकता वाला देश है, वैविध्यपूर्ण विरासत होने के बाद भी। मैं आपको बता दूं, संविधान में 23 प्रकार की भाषाओं को मान्यता दी गई है, जिसमें से हिंदी को मातृभाषा माना गया है और बाकी अन्य दूसरी 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। इसके साथ साथ एक और भाषाओं को मान्यता दी गई है, लेकिन वो भाषा भारतीय नहीं है। इसीलिए भारतीय भाषाओं में 23 भाषाएं आती है और उस भाषा को मिलाकर 24 भाषाएं होती है, यानी कि इंग्लिश जो है भारत की भाषा नहीं है, तो उसको भी समावेश किया गया है भारत के संविधान में, उसको भी मान्यता दी गई है। सो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजियस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मींस जो वेशभूषा होता है, वो उसकी वजह से भारत का विरासत जो है बहुत ही वैविध्यपूर्ण रहा है, चाहे वो सांस्कृतिक क्षेत्र में हो, चाहे वो प्राकृतिक क्षेत्र में हो। ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद संस्कृति का अर्थ। संस्कृति क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कल्चर? जीवन जीने की कला, द वे ऑफ लाइफ। संस्कृति हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। हम अपने जीवन को कैसे स्पेंड करें, हम अपने पूर्वजों से क्या सीखें, हम अपने आने वाले भविष्य की पीढ़ी को क्या सिखाएं, इस चीज के बारे में संस्कृति के मीनिंग को इस तरह से हम समझ सकते हैं, जो हमें हमारे जीवन को जीने की कला सिखाती है, द वे ऑफ लाइफ बाय विच वी कैन लर्न। उसके बाद भारत की प्राकृतिक विरासत।
भारत की दो प्रकार की विरासत है, एक प्राकृतिक और एक सांस्कृतिक। तो पहले हम प्राकृतिक विरासत को पढ़ेंगे जो प्राकृतिक रूप से अवेलेबल है, फिर सांस्कृतिक विरासत को पढ़ेंगे जो किसी मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, जिसको मैन मेड हेरिटेज भी बोल सकते हैं। तो भारत की प्राकृतिक विरासत में चार चीजें आती हैं, भूदृश्य, नदी, वनस्पति जीवन और वन्य जीवन है। फिर से कमोन, भूदृश्य, नदी, वनस्पति जीवन, वन्य जीवन, एक एक करके समझते हैं। भारत की प्राकृतिक विरासत का मतलब भारत को प्रकृति का वरदान है, पूरे भारत देश को ही प्रकृति के वरदान की देन मानी जाती है, जिसमें ये चार चीजें आती हैं। भूदृश्य की अगर मैं बात करूं तो भारत एक ऐसा देश है जहां विभिन्न प्रकार के प्रदेशों में अलग अलग प्रकार की जमीन पाई जाती है। कहीं पठार का प्रदेश है तो कहीं हिमालय के ऊंचे तराई वाले प्रदेश हैं तो कहीं खाई के प्रदेश हैं। ये भारत का भूदृश्य है, देखने में बहुत ही मनोरम लगता है। पूरा भारत को अगर दूर से देखा जाए तो सोने की चिड़िया भी पहले माना जाता था। यहाँ के अलग अलग जगहों पर, अलग अलग एरियाओं पर अलग अलग दृश्य देखने को मिलते हैं। तो भारत के भूदृश्य में प्राकृतिक विरासत का बहुत महत्व है। नदियों की मैं बात करूं तो भारत में नदियों को लोक माता का माना गया है। नदियों के पानी से बहुत सारे काम होते हैं, पीने लायक पानी नदियों से मिलता है। गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, नर्मदे, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, विभिन्न प्रकार की रावी, चिनाब, काशी, इस तरह की विभिन्न प्रकार की नदियां हैं जिनको माता की मान्यता दी गई है। अच्छा, भारत एक ऐसा देश है जिसको भारत माता बोला जाता है। क्या आपने कभी ऐसा कोई देश देखा है जैसे पाकिस्तान पिता बोला जाता हो, या फिर अमेरिका मौसी बोला जाता हो, या फिर ब्रिटेन दादी बोला जाता हो? ऐसा कोई देश नहीं है, सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जिसको इस तरह की मान्यता दी गई है कि भारत माता की जय। और किसी देश के लिए ऐसी मान्यता नहीं है। तो ये भारत की बहुत बड़ी विरासत का एक हिस्सा है कि भारत को माता की मान्यता दी गई है और भारत के नदियों को भी माता की मान्यता दी गई है। तो ये रही नदियों की बात। नदियों से बहुत सारे काम होते हैं, उद्योग चलते हैं, पीने के लिए पानी मिलता है, अपने जीवन को टिकाए रखने के लिए पानी बहुत जरूरी है। इसके बाद मैं आता हूं वनस्पति जीवन पे। भारत में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। कुछ वनस्पतियां ऐसी होती हैं जिन वनस्पतियों की लोग पूजा करते हैं, जैसे तुलसी माता की पूजा करते हैं, बरगद की पूजा करते हैं, नीम की पूजा करते हैं, पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं। भारत की कुछ वनस्पतियां ऐसी हैं जिसका उपयोग दवाइयों के रूप में किया जाता है। नीम हो गया, अड़ूसा हो गया, तुलसी हो गया, इस तरह की चीजों का यूज दत्वन करने के लिए लोग वनस्पतियों का यूज करते हैं। वनस्पतियों का बहुत ज्यादा महत्व है भारत में। वनस्पतियों के हिसाब से देखा जाए तो बहुत बड़े बड़े जंगल हैं। भारत का सबसे बड़ा जंगल मध्य प्रदेश के जंगल होते हैं। फिर कर्नाटक का भी बहुत बड़े जंगलों में से एक जंगल माना जाता है। केरल का जंगल भी बहुत बड़े जंगलों में से एक जंगल माना जाता है। तो जंगलों का बहुत महत्व है क्योंकि ये ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड खोल लेते हैं, वातावरण को स्वच्छ बना के रखते हैं और हरा भरा हमारे पृथ्वी को बनाकर रखते हैं। तो भारत का बहुत बड़ा योगदान है विरासत के रूप में अगर देखा जाए तो। नेक्स्ट आता है वन्य जीवन। वन्य जीवन मतलब जंगल में रहने वाले जीवों का जीवन। तो जंगल में रहने वाले जीवों की वजह से पूरा का पूरा प्रकृति का संतुलन जो है वो बना रहता है। सारे के सारे प्राणी एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। आहार श्रृंखला एक दूसरे से चैन में बंधी हुई होती है। वन्य जीव में, जंगलों में रहने वाले जीवों के संरक्षण के लिए बहुत सारे नियम कानून बनाए गए हैं। संविधान में भी प्राकृतिक विरासत के संरक्षण के लिए, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए। तो इनका क्या महत्व है? सांप है तो सांप क्या है? अगर सांप, जो चील होता है वो सांप को खा जाता है। फिर सांप जो है छोटे मोटे कीड़ों को खा जाता है। मरे हुए शरीर को छोटे मोटे कीड़े चुन चुन कर खा जाते हैं। तो ये सब एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। मांसाहारी, शाकाहारी, तृणाहारी, मिश्राहारी, ऐसे अलग अलग प्रकार के जीव होते हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड हैं, जिसकी वजह से वन्य जीवन टिका हुआ है। और भारत में जो भारत के गुजरात के गिर के जंगल में जो शेर पाए जाते हैं, जिसको एशियाई शेर बोला जाता है, वो भारत के अलावा, गिर के जंगल के अलावा और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा इस तरह का महत्वपूर्ण योगदान होता है भारत की विरासत में, प्राकृतिक विरासत का। इसके बाद आते हैं भारत की सांस्कृतिक विरासत में। भारत की सांस्कृतिक विरासत बहुत ही परिपूर्ण है। लोथल की सांस्कृतिक विरासत, मोहनजोदड़ो की सांस्कृतिक विरासत, हड़प्पा की सांस्कृतिक विरासत। जब इन नगरों को पुरातात्विक विभाग द्वारा खोदकर निकाला गया था एंशिएंट टाइम में, तो सारे के सारे नगरों का समायोजन जैसे ऐसा लगता था कि भविष्य को देखकर बनाया गया है। ये सारे संस्कृति, मिट्टी के मटके मिलते थे, मिट्टी के पुतले, लकड़ी के पुतले, अलग अलग प्रकार की कलाओं का समावेश किया गया था। ऐसा लगता था जैसे पहले से वो लोग टेक्नोलॉजी जानते हो उस समय के लोग। तो भारत की सांस्कृतिक विरासत का भी बहुत महत्व है, जिसके बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है गुजरात के मेले एवं त्योहार, जो भारत की सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है। गुजरात एक ऐसा प्रदेश है जो कलाओं का प्रदेश है। यहाँ विभिन्न प्रकार की कलाओं का समावेश किया गया है। अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। वारनेर का मेला, जूनागढ़ का मेला, यहाँ पर पावागढ़ का मंदिर है, उसकी बहुत मान्यता है। गुजरात में मोढेरा का सूर्य मंदिर है, उसकी बहुत मान्यता है। जामनगर के पास सोमनाथ है, सोमनाथ की बहुत मान्यता है, जो भारत भर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग माना जाता है। द्वारिका का द्वारिकाधीश मंदिर है। ये सारे चीजों की मान्यता है। विभिन्न प्रकार के मेले का आयोजन किया जाता है। फिर भाद्रपद का मेला, पावागढ़ का मेला, ये अलग अलग प्रकार के मेले और त्योहार भी सेलिब्रेट किए जाते हैं। गुजरात का जो गरबा महोत्सव है, रास महोत्सव है, इसको बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। विदेशों में भी लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो इस तरह से गुजरात के मेले और त्योहार का भी बहुत महत्व है भारत की विरासत में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि भारत की भूमि और वहां के लोग। भारत एक ऐसा प्रदेश है जो व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दुनिया भर के अलग अलग देशों से लोग यहाँ पर आए थे भारत में व्यापार करने के लिए।
कुछ लोग यहाँ पर तो सिर्फ व्यापार करने की दृष्टि से आए थे, व्यापार किए, भारत पर राज किए, चले गए। जैसे मैं ब्रिटिश की बात करूं, डच की बात करूं, फ्रांसीसी की बात करूं, इंग्लैंड के लोगों की बात करूं, ये सारे लोग जो अंग्रेज की बात करूं, ये लोग आए, मतलब यहाँ पर बिजनेस किए, व्यापार किए और चले गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो प्राचीन समय में आए थे, धंधा करने के मकसद से आए थे, व्यापार करने के मकसद से आए थे। लेकिन हुआ क्या ये लोगों का, ये लोग व्यापार करने के साथ साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत के साथ सम्मिलित होने लगे, होते होते हुए परमानेंट भारतीय बन गए, हमेशा के लिए भारत में ही रह गए। तो कुछ प्रजातियों को यहाँ पर बताया गया है जो प्रजातियां भारत में आई और भारत में ही रह गई। जैसे कि नेग्रिटो प्रजा, जिसको हबसी प्रजा भी बोलते हैं, ये लोग आए थे, जो दिखने में इनकी लंबाई तो 5 से 6 फुट की होती थी। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलाइड, जिसको निषाद प्रजा, द्रविड़ लोगों ने ऑस्ट्रेलाइड को निषाद बोला था, तो ये निषाद प्रजा आई थी। फिर उसके बाद द्रविड़ प्रजा आई थी। द्रविड़ प्रजा की मान्यता थी कि वो देवी के रूप में माता पार्वती को और भगवान के पिता के रूप में भगवान शिव शंकर की पूजा करते थे। यही जो है आर्य लोगों ने भी इसका पालन किया। अन्य प्रजा में मोंगोलाइड, अल्पाइन, डिनारिक, आर्मेनाइड, इस तरह की भी प्रजाएं आई थी। ये प्रजाएं भारत में आकर अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही थी। फिर उसके बाद आर्य आए। आर्य जो है, भारत को आर्यव्रत देश भी बोला जाता है या आर्यों का देश बोला जाता है, क्योंकि इन लोगों का बहुत ज्यादा योगदान था इस संस्कृति को बढ़ाने के लिए, इस संस्कृति को अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए दुनिया भर में। भारत की संस्कृति को रिप्रेजेंट करने की बहुत सारे लोगों ने कोशिश की थी। जैसे मैं स्वामी विवेकानंद की बात करूं तो वो भारत के धर्मनिरपेक्षता को समझाने के लिए जब अमेरिका के शिकागो शहर में गए थे, तो इस तरह के बहुत सारे लोग हुए जिन लोगों ने आगे बढ़कर भारत की विरासत को, महत्व को लोगों को समझाया है। उसके बाद हमारा आता है विरासत की देखभाल एवं संरक्षण की। अगर मैं बात करूं तो मैं आपको बताऊं, आप कोई भी अपना बुक ओपन करके देख लीजिए। बुक ओपन करने पे जो तीसरा पेज आता है जिसमें लिखा होता है मूलभूत कर्तव्य, आप लोगों को संविधान की तरफ से पूरे 11 मूलभूत कर्तव्यों का पालन करने के लिए बताया गया है, जिसमें से 3 कर्तव्य जो है भारत की प्राकृतिक विरासत और भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए बताया गया है, जिसमें कि ड्यूटी नंबर 6, ड्यूटी नंबर 7 और ड्यूटी नंबर 9। कहने का मतलब मूलभूत कर्तव्य नंबर 6, मूलभूत कर्तव्य नंबर 7 और मूलभूत कर्तव्य नंबर 9। ये तीनों जो कर्तव्य है भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 का, यानी आर्टिकल 51 अल्फा में ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा हुआ है कि हमें प्राकृतिक विरासत और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना है। सो फाइनली ये चैप्टर का जो डिस्क्रिप्शन मुझे देना था वो डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया। अगर आप किसी टॉपिक को इसमें डिटेल से समझना चाहते हैं तो आप YouTube के कमेंट सेक्शन के कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि आप कौन से टॉपिक को डिटेल में समझना चाहते हैं। आप जो भी टॉपिक डिटेल में समझना चाहते हैं उस टॉपिक को मैं आपका कमेंट देखकर जरूर उसका वीडियोस हम बनाएंगे और उस वीडियोस को अपलोड करेंगे। और आपका हमारा इस तरह से सहयोग देने के लिए, साथ देने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद पूरे हाईटेक कोचिंग इंस्टीट्यूट की टीम की तरफ से। फाइनली बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। अगर आप नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट करें और बताएं कि इसमें से कौन से टॉपिक के ऊपर आप डिटेल में जानना चाहते हैं, हम जरूर उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।